अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग एमडीकेट सीरीज़ के साथ में। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को जिक्र कर रहे हैं वो है यूरिन फार्मेशन। अब यूरिन फार्मेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो किडनी के अंदर हो रहा होता है, और किडनी जो है यूरिन फार्मेशन का प्रोसेस जिस हिस्से के अंदर कर रही होती है, जिससे माइक्रोस्कोपिक ट्यूबल्स के अंदर कर रही होती है, उन्हें नेफ्रॉन्स कहा जा रहा होता है। तो किडनी का वैसे ही फंक्शन यूनिट जो होता है वो नेफ्रॉन कहा जाता है। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके नतीजे में आगे चल करके यूरिन बनेगा। उसमें से सबसे पहला हिस्सा जो होता है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का होता है, जिसे दूसरा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। उसके बाद कुछ रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है और एक सीक्रेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, तो उनको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो किडनी जो चीज़ बनाएगी उन सारे प्रोसेसेस के चलते हुए वो यूरिन होगा। यूरिन क्या होता है? ये जो है ब्लड में से निकला हुआ वेस्ट होता है। ब्लड के अंदर वेस्ट मौजूद होगा, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड जो है वो मौजूद है। उसके अलावा जो एडिशनल चीज़ें ब्लड के अंदर मौजूद है, मिसाल के तौर वाटर का तादाद अगर मौजूद है बहुत ज़्यादा, तो वो भी निकाला जाएगा बॉडी के अंदर वाटर को बैलेंस करने के लिए। और अगर इसी तरह से आयंस की तादाद, साल्स की तादाद जो है वो ज़्यादा मौजूद है ब्लड के अंदर, तो वो भी निकाली जाएंगी। इसी तरह से एसिड बेस को बैलेंस करने के हिसाब से भी जो है आयंस वगैरह निकाले जा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पास जो है जब काफ़ी सारी चीज़ें ब्लड में से निकाली जाएंगी, जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास यूरिन होगा। अब ये सबसे पहला प्रोसेस है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ये कहाँ पर हो रहा होता है? ये नेफ्रॉन के सबसे पहले हिस्से के अंदर हो रहा होता है, जिसे हम कह रहे होते हैं बोमेन्स कैप्सूल, जो कि दरअसल कप शेप का हिस्सा होता है। और बोमेन्स कैप्सूल के अंदर भी जो ब्लड वेसल्स आ रही होती है, जिन्हें ग्लोमेरुलस कहा जाता है। ग्लोमेरुलस क्या होता है? दरअसल ये बाल लाइक कैपिलरीज होती हैं, जो कि बोमेन्स कैप्सूल के अंदर मौजूद होती हैं। तो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज मौजूद हैं, जिन्हें ग्लोमेरुलस कहा जा रहा है। और ग्लोमेरुलस की वजह से फिल्ट्रेशन हो रही है, तो इसलिए इसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कहा जा रहा है। यहाँ पर आपको जो है ग्लोमेरुलस नज़र आ रहा है। अब ये पूरा प्रोसेस होता किस तरह से है कि हमारी किडनी के अंदर जो है रेनल आर्टरी दाखिल होती है। रेनल आर्टरी एक बहुत बड़ी ट्यूब होती है जो कि ब्लड को लेकर के आ रही है। अब रेनल आर्टरी जब किडनी में शामिल होती है तो बहुत सारे नेफ्रॉन मौजूद है। तमाम नेफ्रॉन तक रसाई के लिए रेनल आर्टरी अपने आप को और छोटी ट्यूब्स के अंदर डिवाइड कर लेती है, जिन्हें आर्ट्रियोल्स कहा जा रहा है। तो एक होते हैं आने वाले आर्ट्रियोल, जिन्हें अफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है। अब ये जो अफरेंट आर्ट्रियोल है जब नेफ्रॉन के अंदर जाएगा, बोमेन्स कैप्सूल के अंदर जाएगा, तब ये और छोटी कैपिलरीज के अंदर, कैपिलरी बेड के अंदर जो है डिवाइड हो जाता है, और इसे जो है ग्लोमेरुलस कहा जा रहा है। इस ग्लोमेरुलस के अंदर जो ब्लड आ रहा होता है वो काफ़ी प्रेशर के साथ आ रहा होता है। और प्रेशर की वजह ये होती है कि यहाँ का जो डायमीटर होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है, लेकिन ऊपर का डायमीटर जो है शॉर्ट होता है। इस वजह से ब्लड का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, और इस प्रेशर के चलते हुए जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो ब्लड में से निकल करके जल्दी जल्दी के अंदर बराबर की ट्यूबल्स के अंदर चली जाती हैं, जिन्हें हम प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल कह रहे हैं। तो जो चीज़ें ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर के आगे गई हैं, वो वाली चीज़ों को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाएगा, और इस प्रोसेस को ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जा रहा है। याद रखिएगा, ग्लोमेरुलस में से चीज़ें इसलिए बाहर निकली हैं क्योंकि ग्लोमेरुलस जो है दरअसल ये कैपिलरी का बना हुआ स्ट्रक्चर है, और कैपिलरी की थिन वॉल होती है। थिन वॉल होने की वजह से इनमें से चीज़ें अंदर आ भी सकती हैं और चीज़ें जा भी सकती हैं, लेकिन वो चीज़ें जाएंगी जो काफ़ी छोटी साइज़ की होंगी। बड़े मालिक्यूल्स जैसे कि ब्लड सेल्स और प्रोटीन, वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, वो ब्लड में ही पड़े होते हैं। दरअसल बड़े मालिक्यूल्स की ना निकलने की वजह कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें पोडोसाइट्स कहा जा रहा होता है। पोडोसाइट्स जो है इस ग्लोमेरुलस के सराउंडिंग में मौजूद होते हैं, और ये बहुत ही छोटी सी ओपनिंग्स क्रिएट करते हैं। इसी वजह से सिर्फ छोटे मालिक्यूल्स जो है वो इसमें से निकल करके यहाँ आगे जा सकते हैं, और बड़े मालिक्यूल जो है वो ब्लड में ही ट्रैप हो जाते हैं। वरना कैपिलरी सिंगल लेयर की बनी हुई तो सारे मालिक्यूल्स इसमें से चले जाते हैं, लेकिन पोडोसाइट्स जो है छोटे मालिक्यूल्स के सिर्फ निकलने का रास्ता बना रहे होते हैं। यही बात लिखी हुई है कि ये प्रोसेस जो है ग्लोमेरुलस के अंदर शुरू हो रहा है, और इसके अंदर ब्लड को साफ किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा। और फिल्टर करने का जो तरीका होगा वो होगा प्रेशर। प्रेशर के साथ जो है ब्लड आ रहा होगा, और उसके नतीजे के अंदर काफ़ी चीज़ें ब्लड में से निकल रही होंगी। कौन सी चीज़ें ब्लड में से निकल रही होंगी? जो स्मॉल मालिक्यूल्स होंगे, वेस्ट के स्मॉल मालिक्यूल्स हो सकते हैं, उसके अलावा ग्लूकोज के स्मॉल मालिक्यूल्स हो सकते हैं, अमाइनो एसिड के मालिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस जो है, वाटर जो है, ये सारी चीज़ें फिल्टर होकर के बाहर निकलेंगी। और जो चीज़ें फिल्टर होकर के निकलेंगी उन्हें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाएगा। अगर कंपोजिशन ऑफ द फिल्ट्रेट की बात करें तो इसके अंदर वाटर होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, अमाइनो एसिड होंगे, बाइकार्बोनेट के आयंस होंगे, नाइट्रोजनस वेस्ट होंगे जैसे यूरिया, यूरिक एसिड हो गया। उसके अलावा कैरेटिनिन हो गया, ये भी एक तरह का नाइट्रोजनस वेस्ट होता है। और उसके अलावा ग्लूकोज जो है ये भी इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद होगा। अब फिल्ट्रेशन कितनी ज़्यादा होगी, इसका सारा ताल्लुक जो है उस प्रेशर के ऊपर हो रहा होता है जो कि ग्लोमेरुलस के ऊपर लग रहा होता है। प्रेशर किस वजह से डेवलप होगा? क्योंकि अफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज़्यादा बड़ा होता है और अफरेंट का डायमीटर जो है वो छोटा होता है।
तो इस तरह से डायमीटर की वजह से जो है एक प्रेशर जो है क्रिएट होता है और उस प्रेशर की वजह से जो है फिल्ट्रेशन हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कि 24 घंटों के अंदर कितना ब्लड जो है वो किडनी के पास आ रहा होता है, तो 180 लीटर जो ब्लड है वो किडनी के पास आ रहा होता है। याद रखें कि हमारी बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर ब्लड होता है और वो ब्लड बार बार रिपीट होकर के किडनी के पास जो है आ रहा होता है। तो 180 लीटर ब्लड जो है वो किडनी के पास 24 घंटों के अंदर पहुंच रहा होता है और उस नतीजे के अंदर 2.5 लीटर यूरिन जो है नॉर्मल हमारी बॉडी बना रही होती है। मज़ीद लिखा हुआ है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है नॉर्मली कांस्टेंट रहता है, ये हमारी बॉडी से मेंटेन की हुई होती है। लेकिन फ्लूइड के इनटेक करने की वजह से ये हो सकता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और इस वजह से हमारा जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट है वो भी बढ़ जाए और डिहाइड्रेशन के नतीजे के ये हो सकता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट जो है वो डिक्रीज़ हो जाए। तो फ्लूइड के इनटेक के ऊपर भी या फ्लूइड के चेंज होते हुए अमाउंट के ऊपर भी ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। अब अगर हम लोग फेडरर की बुक के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर भी यही बात लिखी हुई है कि जो प्रोसेस हो रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन का, जिसे प्रेशर फिल्ट्रेशन कहा जा रहा है या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जा रहा है, ये रेनल कैप्सूल के अंदर यानी कि बोमेन्स कैप्सूल के अंदर हो रहा होता है। और इसका जो प्रोसेस का आगाज़ होता है वो प्रेशर की वजह से हो रहा होता है। प्रेशर जो है ब्लड प्रेशर की वजह से होगा और इस प्रेशर को जो है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर भी कहा जा रहा होता है। जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उनके पास जो है ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, वजह वही होती है कि अफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज़्यादा होता है और इफरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर जो है उससे हाफ गुना कम मौजूद होता है। तो यही बात लिखी हुई कि जब कैपिलरीज जो है वो बारीक सी ट्यूब से जब उनके अंदर ब्लड पहुंचेगा तो प्रेशर जो है ज़्यादा बढ़ जाता है और हाई प्रेशर की वजह से वाटर जो है और उसके अलावा कुछ सॉल्यूट्स जो हैं वो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज यानी कि ग्लोमेरुलस से निकल करके बोमेन्स कैप्सूल में चले आते हैं और जो बड़े मालिक्यूल्स हैं जैसे कि प्रोटीन है, रेड ब्लड सेल से, प्लेटलेट से, वो नहीं जा पाते क्योंकि उनकी साइज ज़्यादा बड़ी होती है और कैपिलरी से पास ऑन नहीं हो सकते। और वही बात कि जो फिल्ट्रेट हमारे पास बनेगा उसे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहा जाएगा। मज़ीद लिखा हुआ है कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो कंपोजिशन होती है वही कंपोजिशन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर हो रही होती है। बस फ़र्क ये होता है कि प्रोटीन जो है वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर मौजूद होते हैं लेकिन वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम दूसरे प्रोसेस का जिक्र करते हैं जो कि है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। हमने पहले डिस्कस किया कि पहला प्रोसेस जो है वो बोमेन्स कैप्सूल के अंदर हो रहा था जिसे रेनल कैप्सूल कहा जा रहा था। हो इस तरह से रहा था कि रेनल कैप्सूल के अंदर ब्लड वेसल्स मौजूद थी, ब्लड कैपिलरीज। उन ब्लड कैपिलरीज में से काफ़ी सारी चीज़ें निकल करके जो है बराबर वाली ट्यूब प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल में चली आई थी। जो चीज़ें प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल में मौजूद है वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर अभी भी काफ़ी ज़्यादा काम की चीज़ें मौजूद हैं। अगर उन्हें एब्जॉर्ब नहीं किया गया तो वो यूरिन का हिस्सा बन जाएगी और हमारे ब्लड प्लाज्मा का बड़ा सा हिस्सा जो है वो चला जाएगा। तो उनका रीअब्जॉर्ब करना ज़रूरी है और इसी रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहा जा रहा है। यही बात लिखी हुई है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की कंपोजिशन और यूरिन की कंपोजिशन में फ़र्क होता है। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को एब्जॉर्ब ना किया जाता तो यूरिन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट की कंपोजिशन सेम रहती। तो यही बात लिखी हुई है कि फ्लूइड कंटेंट, फ्लूइड के अंदर जो चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती हैं जब भी फ्लूइड जो है प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल से गुजरेगा या लूप ऑफ हेनले से गुजरेगा या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल से गुजरेगा। इन सारे रास्तों के अंदर फ्लूइड की कंपोजिशन बदलती रहेगी और फाइनल चीज़ जो हमारे पास बनेगी वो हमारे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ रही होगी और वो होगा यूरिन। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ग्लूकोज जो है हमारे फिल्ट्रेट के अंदर मौजूद होता है लेकिन यूरिन के अंदर मौजूद नहीं होता। हेल्दी इंसान के यूरिन में मौजूद नहीं होगा। हाँ, अगर कोई डायबिटिक है तो उसके केस के अंदर मौजूद होगा क्योंकि डायबिटिक के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में बहुत ज़्यादा होता है और हमारी बॉडी ब्लड को मेंटेन करने के लिए ग्लूकोज के एक्स्ट्रा अमाउंट को यूरिन के साथ बहा देती है। वही बात आगे लिखी हुई है, यूरिया और यूरिक एसिड इनका अमाउंट जो है यूरिन में ज़्यादा होता है, फिल्ट्रेट में इतना अमाउंट नहीं होता। वो बाद में शामिल किया जाता है, वो भी हम जिक्र करेंगे। तो जब चीज़ें यूरिन में शामिल की जाएंगी वो प्रोसेस ट्यूबुलर सीक्रेशन और जब चीज़ें वापसी ली जा रही हैं वो प्रोसेस सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स जो फिल्टर हो चुके हैं वेस्ट के साथ में, जो कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल में आ चुके हैं, जो ब्लड से निकल चुके हैं, उन मॉलिक्यूल्स को वापसी रीअब्जॉर्ब करना होता है फिल्ट्रेट में से और फिर वापसी जो है ब्लड के अंदर शामिल हो जाएंगे। ये जो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है ये हाईली सिलेक्टेड होता है और इसके नतीजे के अंदर सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही हमारी बॉडी में शामिल किया जाता है। जैसे कि वाटर जो है 67% शामिल किया जा रहा है। सोडियम और पोटाशियम का तादाद वेरिएबल हो सकता है। क्लोरीन की अगर बात करें 50% जो है शामिल किया जा रहा है। उसके अलावा कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एसिड हो गया या ग्लूकोज हो गया, इन्हें मैक्सिमली सिलेक्ट किया जा रहा है। उसके अलावा अमाइनो एसिड, वाइटामिन्स या कुछ और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होंगे वो भी प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल से पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज में शामिल की जाएंगी। तो ये जो हमारे पास प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल होती है इसके गिर्द में जो है कैपिलरीज मौजूद होती है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज। तमाम चीज़ें अब पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर शामिल हो रही होती हैं। जब चीज़ें प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल से ब्लड वेसल्स के अंदर कैपिलरीज के अंदर जा रही हैं
वाटर तो जो है ऑस्मोसिस के जरिए से जो है वो चला जाएगा, जबकि ग्लूकोज और सोडियम की बात करें तो उन्हें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से जो है एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जो है हमारे ब्लड में शामिल किया जाएगा। जब सोडियम हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाएगा तो नेगेटिव आयंस जो होंगे, क्लोरीन वगैरह जो होंगे, वो सोडियम के ही नतीजे के अंदर उसकी अट्रैक्शन की वजह से ही जो है वो खुद ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। मजीद बात करें कि सोडियम की एब्जॉर्प्शन कराने के लिए जो हार्मोन मौजूद होता है वो अल्डोस्टेरोन होता है, और वाटर की एब्जॉर्प्शन के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो एडीएच होता है, जिसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जा रहा है। ये रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस लूपा फैनले के अंदर भी हो रहा होता है, जिसके अंदर वाटर और साल्ट जो है उन्हें रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में शामिल किया जा रहा होता है। फेडरल की बुक के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं जो फिल्टर हो चुके हैं, जो ब्लड में अब शामिल नहीं हैं, उन्हें रीअब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस होगा वो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहलवाएगा। इसके नतीजे के अंदर ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाइटामिन, इनऑर्गेनिक आयंस हो गए या वाटर हो गया, इन चीज़ों को शामिल किया जाता है ब्लड के अंदर वापसी। तो ये वाला प्रोसेस जिसके अंदर सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को हासिल किया जा रहा है, इसे सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहा जा रहा है, जो कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल और पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के दरमियान में हो रहा है। फिर ये हमारे पास ट्यूबुलर सीक्रेशन। ब्लड में से कुछ चीज़ें प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल या डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल के अंदर शामिल किए जाएंगी। क्या होता है कि प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल और डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल के ऊपर ब्लड वेसल्स होती हैं, जिन्हें हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कह रहे हैं। तो वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो बकाया ब्लड को लेकर जा रही हैं, वो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कुछ चीज़ें वापसी जो है नेफ्रॉन के अंदर शामिल कर देंगी। इस प्रोसेस को ट्यूबुलर सीक्रेशन कहा जा रहा होता है। होता यह है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के नतीजे के अंदर भी कुछ वेस्ट जो है वो रिमूव नहीं हो पाता, वो ब्लड में पड़ा रहता है। तो अब उन चीज़ों को, जैसे कि यूरिया हो गया, कैरेटिनिन हो गया, या कुछ हाइड्रोजन के आयंस हो गए, H पॉजिटिव आयन, पोटाशियम आयंस हो गए, या कुछ हार्मोन्स हो गए, कुछ ड्रग्स हो गए, अगर वो मौजूद हैं तो उन्हें निकालने का प्रोसेस जो है ट्यूबुलर सीक्रेशन कहलवाएगा। मज़ीद यहाँ पर बात करें तो लिखा हुआ है ट्यूबुलर सीक्रेशन का जो प्रोसेस होता है ज़्यादातर प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल के अंदर ही हो रहा होता है, लेकिन ये प्रोसेस हमें डिस्टल कॉन्वोल्यूट ट्यूबल और कलेक्टिंग डक्ट में भी देखने को मिलता है। होता क्या है कि डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूबल और कलेक्टिंग डक्ट में से मिसाल के तौर पर अल्डोस्टेरोन के नतीजे में सोडियम को रीअब्जॉर्ब करना होता है। तो सोडियम की जब रीअब्जॉर्प्शन हो रही होगी, यानी कि पॉजिटिव आयंस वापसी ले लिए जाएंगे, तो उसके बदले में जो है पोटाशियम के आयंस जो है दी जाएंगे, ताकि जो है पीएच वगैरह जो है वो मेंटेन रह सके। तो डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूबल और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जो सीक्रेशन हो रही होती है ब्लड में से, जो चीज़ें डिस्टल कन्वोल्यूट ट्यूबल और कलेक्टिंग डक्ट में शामिल की जा रही वो पोटाशियम के आयंस होते हैं, और वो बदले में शामिल किए जाते हैं, क्योंकि सोडियम वहाँ से निकाले जाते हैं, हमारे लिए ज़रूरी होते हैं, और पोटाशियम आयंस को वापसी वहाँ पर शामिल किया जाता है। अब यहाँ पर ट्यूबुलर सीक्रेशन की बात हो रही है। ट्यूबुलर सीक्रेशन के अंदर जो है अमोनियम के आयंस हो गए, हाइड्रोजन के आयंस जो हैं ये सीक्रेट किए जाते हैं। लिखा हुआ है कि कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स कहा जाता है, जो कि लूपा फैनले के पास मौजूद होते हैं, वो ये प्रोसेस कर रहे होते हैं। असल में ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं उनके पास भी जो सब्सटेंसेस आ रहे होते हैं ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के जरिए से आ रहे होते हैं। तो ये प्रोसेस जो है हमें कॉन्वोल्यूट ट्यूबल के अंदर भी देखने को मिलता है। इस वजह से जो है पीएच जो है वो मेंटेन रहती है, और पीएच जो है यूरिन की जो नॉर्मल होती है वो 4.8 से लेकर के 7.5 तक की होती है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।